नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, यानी मनुष्य का जो तंत्र होता है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और एक से ऐसी सरल भाषा में जिसकी बात आप कभी भी ना भूलें। और जैसे कि आप अगर कांस्टेबल लेवल से एग्जाम भी देंगे तो आप उनमें भी कामयाबी पाएंगे। अगर इससे सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आंसर बन जाता है विज्ञान से, तो मैं इसको प्रयास करता हूँ। राइट, तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो वो है कि नर्वस सिस्टम जो ह्यूमंस का होता है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्र का कोशिका होती है। राइट, अब इन तंत्र का कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है तंत्र का तंत्र, यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन होता है और एक होता है मेरुरज्जु। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का इंग्लिश में बोलें तो स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पार्ट होते हैं, और लगभग 90% जो तंत्र का तंत्र होता है वो तंत्र का तंत्र ब्रेन बना होता है। 90% से बना मात्रा में तो ब्रेन है होता है। इसके बाद 10% जो बच जाता है, 10 से 12% जो बच जाता है, तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में। राइट, जैसा कि आप इस चित्र में देखें तो ऊपर जो ब्रेन का हिस्सा है वो भी तंत्र का तंत्र से बना हुआ है, और जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसमें रीढ़ की हड्डी या खोखली होती है, तो उसमें तंत्र का नसें निकली होती है। तंत्र का कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई नसें वो निकली होती हैं चारों तरफ। तो 31 जोड़ी नसें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और 12 जोड़ी नसें होती हैं ब्रेन में। और ब्रेन के भी कई सारे पार्ट होते हैं। राइट, तो आपने तंत्र का तंत्र समझा। अब ये काम क्या करता है, तो इसके बेसिकली काम को पढ़ते हैं। पहले एक तंत्र का कोशिकाओं की मैं इसमें बात कर लेता हूँ, जिससे कि तंत्र का सिस्टम जो होगा वो एक कोशिका कैसे काम करती है, तो फिर सिस्टम भी इसी के आधार पर काम करता है। राइट, तो आप उसे समझें। पहले जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये तंत्र का तंत्र पूछा जाता है कि होता क्या है। ये बच्चों से कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्या होता है। न्यूरॉन्स बोलते से यह तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है न्यूरॉन्स? क्या है तंत्र का कोशिका? क्या होती है तंत्र का तंत्र की एक क्रियात्मक इकाई है, मतलब इससे मिलकर के बना हुआ है पूरा सिस्टम। राइट, अब मैं बात करूँ तो अब ये तंत्रिका कोशिका में किस तरह से इसके पार्ट होते हैं। ये बेसिकली जो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पर दुमिका यानी ये पार्ट, केंद्रक यानी ये पार्ट, और ये कोशिका का है ये वाला पार्ट। राइट, कक्ष, और ये होता है तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। अब मैं इनकी एक पार्ट्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। राइट, तो सबसे पहले जो सिग्नल्स जो होते हैं, यानी कोई भी सूचना रिपोर्टर्स जो होते हैं, ग्राही के द्वारा बाहर से जो सूचनाएं मिलती हैं, तो वो जो सूचनाएं होती है वो ये जो दुमिकाक्ष होता है ये वाला पार्ट, तो ये जुड़ा हुआ होता है पेशियों से। मतलब है जो टिश्यू की जो पेशियाँ होती हैं बॉडी में, उनसे, जैसे मसल्स वगैरह जुड़ा होता है। तो इनके पास विद्युत सिग्नल्स के रूप में आती हैं ये सूचनाएँ। और इसके बाद ये जो होता है, ये जो पार्ट है बीच वाला, ये जो पार्ट जैसे कोशिकाएं बोलते हैं, उस कोशिकाओं में ये विद्युत सिग्नल्स के रूप में आ जाती हैं। राइट, और इसके बाद जो पार्ट चलता है यहाँ पर, ये विद्युत सिग्नल के बाद ये आगे दूसरी कोशिकाओं में दुमिकाक्ष तक पहुँच जाती है। और ये दुमिकाक्ष जो होता है वो जॉइंट पर होता है। कहाँ पर होता है? जॉइंट पर। तंत्रिकाक्ष यानी यहाँ से होता हुआ विद्युत सिग्नल्स के रूप में आवेग से चलते हैं, और ये जो पार्ट होता है उसके बाद दूसरे जो तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है इन पार्ट से, वहाँ पर ये सिग्नल्स चले जाते हैं, और ये क्रिया बहुत ही फास्ट होती है तंत्रिका तंत्र में। राइट, अब मैं इनकी बात करूँगा कौन सी क्रियाओं के जो पार्ट होते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम के, वो कौन से काम करते हैं। तो लिखना क्या है आपको कि जैसे कि दुमिका की बात करूँ, यानी पार्ट नंबर 1 की दुमिका की बात करूं मैं, तो ये कोशिकाएं से निकलने वाले धागे जैसी संरचना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सूचना प्राप्त करती है। सबसे पहले जो सूचना होती है वो इसी में आती है दुमिका में, तो राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बी पॉइंट, यानी कैसे भाग जो होते हैं, किस तरह के काम करते हैं। कोशिकाएं होता है। अब यहाँ पर कोशिकाएं जो है वो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, यानी कोशिकाओं में जो कोशिका जो होता है उसमें प्राप्त की जो भी सूचना है वो विद्युत आवेग के एक सिग्नल्स के रूप में चलती है। ऐसा भी आप एक 3D डायमेंशन का वीडियो डालूंगा, आप उसमें देखेंगे किस तरह से लाइट की जैसे चलती है। राइट, अब आता है एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष जो होता है। इस वाले पार्ट को जैसे मैंने यहाँ पर अभी वो किया था, तंत्रिकाक्ष जो है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन। अब ये क्या होता है तो बताऊँ आपको, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की दुमिका में पहुंचाता है, यानी ये कनेक्टर्स का काम करता है, बीच में ले जाने का काम करता है। राइट, और दूसरी बात करूं तो यहाँ पर आता है सिनेप्स, यानी दो ये पार्ट होते हैं, एक तो एक्सॉन और एक होता है सिनेप्स। यह तंत्रिका के सिनेप्स की बात करें तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है।
यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। यानी सिनेप्स जो होते हैं, यानी एक्सॉन से जो आने वाले विद्युत सिग्नल्स हैं उनको रासायनिक केमिकल सिग्नल्स के रूप में बदल देता है, राइट। जो सिनेप्स का काम होता है जिससे आगे संचरित हो सके, यानी आगे केमिकल के रूप में निकल सके। अब वो केमिकल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आप एक वीडियो देखूंगा अभी डालूंगा मैं इसी वीडियो में, तो आप उसमें एक तरह से क्लियरिटी हो जाएगी आपको, जैसे हम यहाँ देख पाएंगे, राइट। तो जैसे आगे बढ़े, अब इसके बाद इसके और जो सिनेप्स आपने एक्सॉन देखा, इसके पार्ट था तंत्रिका अक्ष, सिनेप्स की क्रिया थी केमिकल में चेंज करना। अब एक क्रिया करता है ये सिस्टम पूरा, वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यह किसी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप उदाहरण दें, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, यानी अचानक से जो क्रियाएं करते हैं आप, जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर के उसी भाग को तुरंत पकड़ेंगे आप, ये प्रतिवर्ती क्रिया का रिएक्शन है जिसे आप पकड़ते हैं, राइट ना। और अब ये प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से काम करती है, जैसे मेरुरज्जु, यानी मेरुरज्जु के वाला पार्ट जो होता है ब्रेन तंत्र का, नर्वस सिस्टम का, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट इसमें काम करवाता है, राइट। यानी संकेत जो आता है सिग्नल्स वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से पुनः मैसेज आता है, तो वो उसी जहाँ पर चोट लगी हुई है, जहाँ पर चोट लगी हुई वहीं पर संकेत देता है कि यहाँ पर कुछ है, हटाओ, राइट। अब यहाँ बात करूँ मैं प्रतिवर्ती क्रिया की, तो वो है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, यानी प्रतिवर्ती क्रिया के समय विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप लिख देंगे प्रतिवर्ती क्रिया के समय विद्युत आवेग जिस पथ पर, पथ का मतलब जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, राइट। अब देखें तो उद्दीपन ऊष्मा, यानी ऊष्मा के रूप में एक सिग्नल्स उत्पन्न हुआ जो स्किन के द्वारा यहाँ पर ऊष्मा, यानी ऊष्मा से मिला हुआ है, जैसे कि हीट है वगैरह, ये कुछ भी टच होता है अगर स्किन से टच होता है, यानी स्किन जो है वो क्या है, ग्राही अंग है, जैसे नेत्र है, कान है, ये सब क्या होते हैं, ग्राही अंग होते हैं, रेस्पोटर होते हैं, यानी पहुंचाने वाले होते हैं। अब इसके बाद तुरंत सिग्नल जाएगा मेरुरज्जु के पास, यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड इसे क्या देगा, दूसरे से पेशी को बोलेगा कि ये काम कर, यानी पेशी को परमिशन देगा स्पाइनल कॉर्ड, और तुरंत आप उसे, अगर हाथ में अगर चोट लगी है, यानी पेशियाँ होती है पैर में, हाथ में, जहाँ भी चोट है वहाँ से आप तुरंत अनुक्रिया करेंगे, यानी पीछे हटा लेंगे, राइट। अगर आप जलते हैं तो, अगर आपके पास कांटा लग जाता है, यहाँ से कांटा लगता है तो स्किन में लगेगा, स्किन देगा किसको ऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी के इधर उधर 31 जोड़ियाँ लगी होती है तंत्रिका, उनमें जुड़ा हुआ होता है। जो क्रियाएं होती है वो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी अपोजिट रिएक्शन जैसे बोल सकते हैं। तो अनुक्रियाएं जो होती है वो 3 प्रकार की करता है, मैं कौन स्पाइनल जो क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम, तो वो तीन क्रियाएं करता है, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक और एक प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये ऐच्छिक अनैच्छिक का कौन सा पार्ट करता है, क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुदंड ये दोनों से बना होता है। मस्तिष्क का मतलब ब्रेन और मेरुदंड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अभी मैं एक आपको वीडियो क्लियर कराऊंगा, आपको उसमें एकदम क्लियरिटी और हो जाएगा, राइट। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना, लिखना। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो इच्छाएं करते हैं हम लोग, अब इच्छा करेंगे लिखने की तभी तो लिखेगा भाई, कि इच्छा करेंगे लिखने की तभी तो लिखेगा, या फिर बोलने की इच्छा करें तभी तो बोलेंगे। तो ये जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। और ये अग्र मस्तिष्क क्या है, एक तंत्र का पार्ट, राइट, एक हिस्सा। ऐसे ही मस्तिष्क से पूरा हिस्सा है, पर 90% तो हिस्सा वही है, ब्रेन है। ऐसे अनैच्छिक क्रिया जिसकी हम इच्छा भी नहीं करते लेकिन फिर भी वो काम होता है, तो वो काम कौन करता है, अनैच्छिक क्रिया है। यानी मध्य माने बीच वाला, मिड ब्रेन जिसे बोलते हैं, और पश्च यानी पश्च माने पी लास्ट वाला हिस्सा द्वारा नियंत्रित, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी ये दोनों ही ब्रेन होती हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं को करते हैं, राइट। और अग्र मस्तिष्क, तो अभी मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो अब और क्लियरिटी करूंगा कि कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा, कौन सा वर्क करता है। यही पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा अग्र मस्तिष्क के काम लिखिए, पश्चिम मस्तिष्क के काम लिखिए। और जो कंपटीशन लेवल में होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का काम है, यानी स्पाइनल कॉर्ड्स का काम है, या फिर निम्न में से कौन सा सेरिबेलम का काम है, राइट। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे अब अपनी इच्छा नहीं, कि अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है, दिल का धड़कना। भाई दिल से नहीं बोलोगे कि धड़क, अब तब तुम्हारी इच्छा करोगे तब वो धड़केगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसे कि खाना खा लोगे तो उससे बोलोगे पचा, तब वो पचाएगा क्या, ऐसा तो नहीं पचाएगा ना। तो ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी इच्छा करो या मत करो लेकिन वो अपने आप होती रहेंगी। और ये जो होती हैं वो यानी ये जो तंत्र का तंत्र जो करता है उस मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के दोनों हिस्से इसमें भाग लेते हैं। अभी इस मस्तिष्क में डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ आगे। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया मैंने बताई क्या होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के इधर उधर ऐसे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं लगी होती है, वो उससे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इस तरह से।
जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, अगर आपको अचानक से गर्म वस्तु आप छू लें तो कितनी जल्दी से हाथ उठाएंगे आप, ये सब जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अगर आपके अचानक से कांटा लग जाए पैर में तो कितनी जल्दी आप पैर को पकड़ेंगे, ये सब जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। यानी मेरुदंड द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा इसे ये संदेश दिया जाता है कि यहाँ पर शरीर में कांटा या चुभन हुई है, कि कुछ उद्दीपन हुआ है, दिक्कत है, तो वो उसको सॉल्व करता है, राइट। नेक्स्ट में बात करूँ, अब जो प्रतिवर्ती क्रिया की बॉडी में आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर ऐसा होता तो क्या बॉडी सही सलामत रह पाती, अगर ये प्रतिवर्ती क्रिया ना होती तो ना हो पाती तो क्या बॉडी सलामत रह पाती। अगर मान के चलो प्रतिवर्ती क्रिया का सिस्टम जो है, यानी स्पाइनल कोड जो नियंत्रण कर रहा है, अगर वो खराब हो जाए स्पाइनल कोड, तो क्या फिर ये क्रिया हो पाएगी शरीर में। जैसे शरीर जल गया, उसे पता ही नहीं पड़ेगा शरीर कहाँ जल रहा है ना। अगर कांटा चुभ जाए, कुछ भी कट जाए कोई भाग शरीर का, तो उसे पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा भाग कट गया। तो ये जो क्रिया है वो स्पाइनल कोड करता है, राइट। अब देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है। तो लिखेंगे आप कि कुछ परिस्थितियां में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर या आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को हानि यानी क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया यानी यह रिएक्शन मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कोड, राइट। तो अब ये होता है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्या नीड क्यों है इसकी, तो आप लिख देंगे इस बात को सिंपल शब्दों में। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, तंत्रिका तंत्र पे विचार करता डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि तंत्रिका तंत्र अब किस तरह से बटा होता है, कौन कौन से पार्ट है इसके। तो नर्वस सिस्टम यानी होता है वो, तो नर्वस सिस्टम बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। बेसिकली इसके वैसे तीन पार्ट होते हैं, मैं बताऊं तो तीन पार्ट का जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, जैसे वो कोई काम का नहीं है, मतलब वो एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता उसका। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दो पार्ट बता रहा हूँ आपको, राइट। जैसे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS को बोलते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र और PNS को बोलते हैं परिधीय तंत्र का तंत्र, राइट। अब ये मानव का तंत्र का तंत्र यानी पूरा नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा होता है, एक तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र और एक परिधीय तंत्र का तंत्र, जो अधिक वर्क करता है, राइट। अब नेक्स्ट में बात करूँ, एक होता है मस्तिष्क। जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, राइट। अब इसके सीधे हो गया केंद्रीय तंत्र का तंत्र, लेकिन इसके बाद जो आता है पेरिफेरल तंत्र का तंत्र यानी परिधीय तंत्र का तंत्र। परिधि शब्द का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि अगर आपके लिए एक गोल बनाया गया, जैसे 1 मिनट में से, हाँ, अगर आपके लिए एक गोल बना दिया गया ये सब, तो इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो क्या है सरकमफेरेंस, इसे बोलते हैं परिधि तंत्र का तंत्र। अगर तंत्र का तंत्र जो है वो इस तरह से है, कोई इस तरह से है, अगर वो इस तरह से, तो इसकी जो बगल सरकमफेरेंस जो होगी इसकी साइड पे, इस पे कोई नस चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं परिधीय तंत्र का तंत्र, राइट। इसे समझते हैं। तो ये दो आपने केंद्रीय तंत्र का तंत्र देखा, उसमें मस्तिष्क आया, मेरुरज्जु आया। ऐसे परिधीय तंत्र का तंत्र आया तो उसमें क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी नसें निकलती हैं, उनको बोलते हैं कपाल तंत्र का। क्या बोलते हैं उनके, कपाल तंत्र का। ये 12 जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी होती है, 12। और यहाँ से मेरुरज्जु जो होता है यानी स्पाइनल कोड होता है, उसमें 31 जोड़ी नसें निकलती है तंत्र का अक्ष की, तो उनको बोलते हैं मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्र का, राइट। ये कितनी जोड़ी होती हैं, ये 31 जोड़ी होती हैं। तो ये आपने दो इस तरह से समझा कि डिवीजन कैसा हुआ, एक तो मस्तिष्क हुआ और एक मेरुरज्जु। अब इन मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलने वाले जो पार्ट है वो परिधीय तंत्र का तंत्र के हिस्से होते हैं, और इस तरह से बताया मैंने, 12 जोड़ी ये होते हैं और 12 जोड़ी के बाद मेरुरज्जु, ये 31 जोड़ी होती है, राइट। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मानव मस्तिष्क सबसे पहले आता है, उसको समझते हैं। तो आपने तंत्र का तंत्र समझ लिया, राइट। अब मानव मस्तिष्क को डिस्क्रिप्शन करता हूँ मैं। तो मस्तिष्क को पहले आप एक तरह से मैं इसमें एक इमेज दिखाता हूँ, पहले आप उस इमेज को देखें, राइट। तो बेसिकली जो मस्तिष्क जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भागों में बटा हुआ होता है, जैसे कि अभी मैंने बात की थी, राइट। और बताऊँ अब इनके काम बताता हूँ कि कौन से भाग का कौन से क्या क्या काम होते हैं बॉडी के लिए कंट्रोल करना, कौन से भाग क्या काम करता है, ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये हर बार पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो मानव जो मस्तिष्क होता है उसमें 3 भाग होते हैं, यानी मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं का कंट्रोलेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। इसके 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ देयर। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। अब मैं बात करूं तो जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क माने आगे वाला हिस्सा, मध्य माने बीच वाला हिस्सा और पीछे वाला जो हिस्सा होता है, वो 3 पार्ट बताए ब्रेन के, राइट। 3 पार्ट देखे, अग्र मस्तिष्क यानी ये वाला पार्ट, और पश्चिम मस्तिष्क माने ये वाला पार्ट, और मिड ब्रेन यानी ये वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन। तो तीनों पार्ट हो गए। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं
तो अग्र मस्तिष्क के क्या है और कौन सा वाला पार्ट क्या काम होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क आप लिखेंगे तो यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है। इसमें यह जैसे कि प्रेम मस्तिष्क यानी सेरिबेलम है, तो अग्र मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम। तो अग्र मस्तिष्क का मतलब हो गया आगे वाला हिस्सा जो ब्रेन का, और उस ब्रेन का काम होता है लगभग मेमोराइज करना, यानी चीज़ों को याद करना। चीज़ों की याददाश्त, सोचने की, समझने की क्षमता जो होती है वो अग्र मस्तिष्क में होती है, सेरिबेलम में, जैसे प्रेम मस्तिष्क भी बोलती है सेरिबेलम को, राइट। तो इसके कार्य आप लिखेंगे, ये कार्य पूछे जाते हैं पेपर में, कई बार पूछे गए हैं और कई बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सेरिबेलम का निम्न में से कौन सा काम है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा नंबर 1 कौन सा होता है, सोचने वाला। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, ऐच्छिक यानी अपनी डिजायर यानी इच्छा से करते हैं अपन, तो उसका कंट्रोल करना। इच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, कंट्रोल करना। जैसे कि अब भूख लग रही है, अब भूख भाई खाना मेरे लिए है ही नहीं, फिर भी अब जब है ही नहीं तो फिर उसका कोई कंट्रोल कौन करेगा, ये सेरिबेलम कि तुम्हारे लिए नहीं है खाना, राइट। या फिर कोई भी कुछ पूजा सामग्री रखी हुई है और उसको तुम्हें सुगंध आ रही है, तो उससे आप कह रहे हैं कि इसे मैं खा लूँ, लेकिन उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, परमिशन कौन दे रहा है कि नहीं तुम्हें नहीं खाना है। तो ये जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोलिंग कर रहा है, वो सेरिबेलम करता है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट, राइट। अभी दिखाऊंगा मैं चित्र में। वैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मस्तिष्क का हिस्सा किस तरह से, बॉडी किस तरह से होती है, राइट। तो सूचनाओं को याद करना, मैंने कहा जो मेमोरी से संबंधित काम होते हैं वो याद करने वाले जो जितने भी काम होते हैं वो सेरिबेलम में होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, यानी उन्हें स्टोरेज करना जो होता है, मेमोराइज की जो संबंधित होते हैं उनको, एवं भूख से संबंधित जितने भी काम होते हैं तो उनको भूख लग रही है ऐसे बताना, तो वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जो काम होते हैं वो इस सेरिबेलम में ही होते हैं, भूख से संबंधित। तो आपने 3 4 5 पॉइंट देखे, यानी जितने भी मेन फोकस करें तो मेमोराइज के जो कार्य होते हैं वो होते हैं सेरिबेलम में, राइट। अब दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वो है मध्य मस्तिष्क, यानी बीच वाला पार्ट जो होता है, जैसे मिड ब्रेन बोलते हैं। अब मैं मिड ब्रेन की बात करूँ तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जिसकी इच्छा नहीं करती भाई, जो अनैच्छिक हमारी इच्छाओं से जो कार्य नहीं होते, दिल का धड़कना क्या आपकी इच्छा से होता है, क्या फेफड़ों का सांस लेना आपकी इच्छा से होता है, क्या भूख लगना, भूख या पेट भर गया, या फिर भोजन जो पाचन क्रिया हो रही है वो क्या आपकी इच्छा से होगा, क्या ब्लड जो शरीर में दौड़ रहा है वो क्या आपकी इच्छा लेगा दौड़ने के लिए, नहीं ना। तो ये होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध चलती हैं। तो इनका जो कंट्रोल है, यानी कि इनका जो नियंत्रण है वो मिड ब्रेन करता है, मध्य मस्तिष्क। जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि में प्रतिवर्ती क्रिया की जो कंट्रोलेशन होता है वो। अब आता है लास्ट वाला जो पार्ट आता है, तीसरा जो पार्ट आता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, यानी लास्ट वाला पार्ट जिसे हेड ब्रेन भी बोलते थे, राइट। तो इसके 3 भाग होते हैं, पश्च मस्तिष्क स्वयं में 3 भागों में बटा होता है, राइट। अब इनके 3 पार्ट जैसे अनुमस्तिष्क, मेंडुला और पोन्स, ये 3 पार्ट जो होते हैं वो पश्च मस्तिष्क में आते हैं। अब अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर की अब मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, ये चित्र आ रहा है ब्रेन का, उसमें और क्लियरिटी कर दूंगा। तो अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर की संक्षिप्त एवं संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध करना है, यानी ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध मतलब ये कि अगर आप बाल्टी उठा रहे हैं तो उस बाल्टी में जैसे बैटरी नहीं है तो आप हल्के से उठाएंगे, तो उस ऐच्छिक क्रिया हुई तभी तो आप उठा रहे हैं, इच्छा नहीं है तो कैसे उठ जाएगी बाल्टी। अगर आपको जैसे उसमें वजन है तो आपका परिशोधन करेगा वो कि इसमें वजन है, आप ताकत लगानी पड़ेगी आपको, तो आपको संदेश जाएगा कि आप ताकत लगाएंगे, इसी तब वो बाल्टी उठेगी आपसे, राइट। तो इसका जो मतलब शुद्धिकरण होता है वो अनुमस्तिष्क, यानी लास्ट वाला जो पार्ट होता है मुझे अनुमस्तिष्क से हिंदी में बोलते हैं, वो करता है इसका परिशुद्धिकरण। अगर आप पेन उठा रहे हैं तो पेन में कितना वजन है, कितना वेट है, इसको भी निश्चित करेगा वो, तो उतना ही संकेत देगा, जैसे उसकी जो इच्छा हुई पेन उठाने की तो उसको संकेत कौन करेगा, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सॉरी। अब मेंडुला पार्ट जो होता है वो अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण एवं रक्तचाप बामन करता है, यानी जो रक्त का ब्लड प्रेशर जो होता है तो उनको कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला पार्ट जो होता है वो, यानी ये पीछे ब्रेन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट। अब पॉन्स जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे ये वाला, ये पॉन्स जो पार्ट होता है तो वो करता है अनैच्छिक क्रियाओं का, यानी जैसे सांस श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, तो ये वाला पार्ट जो करता है, सॉरी, ठीक है, पॉन्स वाला भाग। अब यार पानी जीभ से पकड़िए, चलो ठीक है। अब मैं दिखाऊँ मस्तिष्क का, आप डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं पहले से ही। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में लगभग ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आप ये वाला पार्ट ले सकते हैं अग्र मस्तिष्क में, राइट। और नीचे वाला जो आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क, यानी बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट वो मिड ब्रेन में आता है, मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला ये वाला पार्ट जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में आता है, राइट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क यानी ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पार्ट होता है नीचे, ये वाला पार्ट पश्चिम मस्तिष्क में आता है। एक बार क्लियरिटी और करूँ, अग्र मस्तिष्क ये वाला पार्ट, और दूसरा वाला जो पार्ट था वो पश्चिम मस्तिष्क, मध्य का मतलब बीच में, ये यानी यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है वो मध्य मस्तिष्क में, और यहाँ का बाद जो होता है यानी पॉन्स, मेंडुला, अनुमस्तिष्क, ये वाला जो होता है वो लास्ट वाला पार्ट जैसे बोल सकते हैं,
लास्ट वाला जो जैसे पश्चिम मस्तिष्क जो बोलते हैं, राइट। इनके अपने काम देखे कौन कौन से काम क्या होते हैं और लगभग मैं बताऊं तो अच्छी क्रियाओं का काम और मेमोराइज का काम जो होता है ब्रेन का, ये वाला जो पार्ट होता है वो करता रहता है सेरिबेलम, राइट। हाइपोथैलेमस जो होता है लविंग क्रिया जो होती है, यानी जितना लव से मैटर संबंधित होता है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, राइट। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स वगैरह छोड़ते हैं, उनसे क्रिया होती है, राइट। अब मैं डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा करूँगा इसकी तो वो यूपीएससी वाली साइंस में कर दूंगा। नेक्स्ट में बात करूँ तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, यानी जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो ब्रेन की रक्षा जो करता है उसकी खोपड़ी जो होती है, कपाल, वो रक्षा करती है ब्रेन की। और मेरुरज्जु की जो रक्षा करता है वो जो रीढ़ की हड्डी होती है, कि जैसे कशेरुकदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो रक्षा करती है। तो मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क की हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित ये होता है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, यानी इसे चोट लगने पर वो जो तरल पूरित पदार्थ होता है वो अवशोषित हो जाता है, वो कंट्रोल करता है। और यानी मेरुरज्जु जो होता है यानी स्पाइनल कोड, तो वो क्या करता है कि उसकी रक्षा कौन करता है? तो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो इसकी रक्षा करती है, स्पाइनल कोड की, राइट। तो ये तो सिंपल थे। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है कि एक मिनट, तो वो है कि तंत्रिका यानी ऊतक जो होते हैं, तंत्रिका ऊतक, एक मिनट, हाँ, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, यानी इनमें बीच में किस तरह से संबंध होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, राइट। तो बात करते हैं, सबसे पहले उद्दीपन हुआ ज्ञान इंद्रिय के द्वारा। ज्ञान इंद्रिय में जितने भी रेस्पिरेटर होते हैं यानी ग्राही जो अंग होते हैं, कान, आँख, नेत्र वगैरह, स्किन वगैरह, तो वो सब काम आते हैं इसमें। यहाँ से उद्दीपन यानी सिग्नल स्टार्ट हुआ, उद्दीपन हुआ और वह संवेदी तंत्रिका तंत्र के पास सीधा गया। इसके पास में क्या हुआ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें क्या होता है मस्तिष्क आता है, उसके पास सिग्नल पहुंचा। उसने क्या किया? सूचना प्राप्त व संसाधित करना व निर्णय करना और अनुचित अनुक्रिया उत्पन्न करना। जैसे मैं अगर आपको इसके उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा तो उसके सेंट्रल यानी मस्तिष्क के पास ये संदेश गया। उसने क्या किया? पेशी को ऑर्डर दिया। जो पेशी ऊतक है उनको ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद में क्या होता है? पेशी संकुचन, यानी यहाँ पर एक्टिविटी जो हो जाती है पेशियों के द्वारा वो होता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे आपने एक बॉल ग्राउंड में देखी, ग्राउंड में एक बॉल डरी है, आपने देखी, तो आपने क्या किया? ज्ञान देखने वाली ज्ञानेंद्रिय ने आपसे उद्दीपन उत्पन्न कराया और उसने उसके पास गए आप। उसके पास जाने के बाद आपने उसमें किक किया यानी उसमें लात मारी, या फिर आपने बॉल देखी है तो उससे बॉल देखने का जो ग्राही ने ज्ञानेंद्रिय जो आपकी नेत्र वाला है उसने ऑर्डर सिग्नल्स दिया ब्रेन को कि एक बॉल डरी हुई है, राइट। अब वो सिग्नल्स गए ब्रेन के पास में और उस सिग्नल्स में जैसे कि आपने कहा कि इस बॉल को मैं किक करूंगा यानी लात दूंगा, इसमें दूर तक पहुंचा, कितनी दूर तक पहुंचा दूंगा, आपने ऐसा निर्णय किया। ऐसा ही कुछ करते हैं बॉल के बारे में। तो आपने जैसा निर्णय किया तो आपके ब्रेन से सिग्नल आया उस पेशी ऊतक के पास में जहाँ से वो ब्रेन कनेक्टेड है, तंत्रिका ऊतक जिसका कनेक्टेड है पेशी के साथ में। तो पेशी ने क्या किया? आपको पैर को संदेश दिया कि इसमें लात मार दो, तो आपने क्या किया? अनुक्रिया कर दी, राइट। तो वो बॉल को आपने किक कर दिया। इस तरह से पेशी होती है, इस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है, राइट। अगर आप खेल रहे हैं तो में किस तरह बैट को लगाना है, किस तरह से आपको सचेत रहना है, यानी ये जो क्रिया होती है वो ब्रेन के द्वारा ब्रेन ऑर्डर करता है पेशी ऊतक को। पेशी ऊतक कार्य करते हैं, जैसे हाथ पैर वगैरह सब, गर्दन है, ये सब कार्य करते रहते हैं उसकी आज्ञा पर, राइट। तो आपको ये क्लियरिटी हुई होगी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से चलता है ज्ञान इंद्रिय के द्वारा। ज्ञान इंद्रिय आपको समझ में आ चुकी होंगी, पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसमें देख लेना। और मैं इसमें कंट्रोल शॉर्ट में बताऊँ तो जैसे नाक, कान जो होते हैं उनके काम जो होते हैं वो ज्ञान इंद्रिय के अंदर आते हैं, राइट। इंद्रिय यानी इच्छाओं से संबंधित होते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो है कि विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएँ। तो विद्युत संकेत क्या है, तंत्रिका तंत्र की लिमिट्स कितनी है, नर्वस सिस्टम की लिमिट्स क्या है, तो उनकी बात करते हैं। तो और ये सिग्नल्स जो होते हैं वो प्रोटीन को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन के रूप में यहाँ पे पुनर्व्यवस्थित करके चलाते हैं, राइट। ये बात। और अब नेक्स्ट बात करते हैं तो बार बार जीप चिपक रही है भाई यार, अगर यार सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को ना। नेक्स्ट बात करूँ तो मैं बताऊँ तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं, राइट। तंत्रिका तंत्र से जितने भी सिस्टम जुड़े हैं विद्युत सिग्नल उनमें ही जाता है। अब ये किस तरह से आपको लाइटिंग से अभी एक वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी मैं 2-1 मिनट की, तो आपको विद्युत सिग्नल देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक तरह से तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं और विद्युत सिग्नल किस तरह से काम करते हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिकाएं नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती हैं, अतः कोशिकाएं लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती, राइट। यानी एक बार सिग्नल उत्पन्न हुआ तो उसकी पहले रिजल्ट का परिणाम मस्तिष्क का या फिर जितना भी रिजल्ट मिलेगा उसका क्या रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को पाने के बाद दूसरा आवेग उत्पन्न करती हैं कोशिकाएं। अभी आप एक वीडियो में और देखेंगे। तो पौधे में कई तंत्र होते हैं। अगर मैं इसको पौधे में कई तंत्रिका तंत्र होते हैं
और अगर मैं इसको एक तरह से और मॉडिफाई करूँ यानी और समझाने का प्रयास करूँ अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो बात करूँ जैसे कि अपने तुमने इच्छा की खाना की या कोई भी चीज़ खाने की, तो वहाँ पर आपको ब्रेन को एक संदेश जाएगा या फिर ब्रेन से संदेश है कि ये खाना खा लो आप, ये अच्छा है, जो भी है। आपके मुँह में पानी आना, ये सब जो होती है वो एक तरह से प्रतिवर्ती क्रियाएँ भी होती हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएँ वो तंत्रिका कोशिकाएँ करती हैं सिग्नल्स के द्वारा। और आपका जब बिल्कुल विचार बनता है, जब तक विचार क्लियर नहीं होता तब तक वो सिग्नल से जा चुका है, वो मतलब एकदम मॉडिफाई नहीं होता। लौट करके जब देखो फाइनल लौट करके आएगा तब आप कार्य करेगा पेशी तक। पेशी का मतलब जो भी है आपके हाथ पैर जो भी कार्य करेंगे। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपके जो ज्ञान इंद्रिय का ये कर्ण है ना, वो आपका क्या करेंगे, संतुलन बिगाड़ देंगे, राइट। ये संतुलन अगर जब बिगाड़ देंगे तो आप क्या करोगे उसके प्रति, सिग्नल्स तो गए आपके लिए ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे उसके प्रति, हाथापैर भी कर सकते हो। अगर आप जबर हैं, अगर आप निबल हैं तो आप चुप भी रह सकते हैं, राइट। तो दोनों ही काम हो सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलेशन होता है वो ब्रेन के द्वारा होता है, राइट। और ज़्यादातर ये जो काम होते हैं वो लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो वो है कि रासायनिक संचरण होता है। तो रासायनिक यानी विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत सिग्नल्स जो होते हैं वो केमिकल के रूप में चेंज होते हैं तंत्र कक्ष के द्वारा, राइट। और जो केमिकल की फॉर्म में फिर वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से वो छोटे छोटे बंडल्स यानी एक तरह से छोटे छोटे पॉइंट के रूप में टूट करके वो आगे ले जाता है। आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है, इस चैनल पर क्या होगा, लाइव क्लासेस भी रखी जाएंगी, लेकिन इससे पहले 10th 12th की जो वीडियो होंगी, साइंस की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, मैथ की, जितने भी हैं वीडियो, वो पूरा सिस्टम और वो पूरी टीम काम कर रही है। तो आपको जल्दी से जल्दी वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो भाई अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें इस चैनल के बारे में, राइट। तो आप इस वीडियो को देखें तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना भाई, जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। मैं रामू सर आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जा करके आप मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पाइनल कोड से संबंधित या फिर ब्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, कहीं से भी हैं, कहीं से भी, कौन सी बुक में दिया है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में आपको उत्तर दूंगा और सरल, राइट। Glutamate is the most abundant excitatory neurotransmitter in the brain. Release of glutamate is essential for normal function of neurons, but the levels of this neurotransmitter must be tightly regulated to avoid toxic effects on neurons. Let's take a closer look at normal glutamate signaling. As an action potential propagates into the terminal of a presynaptic neuron, vesicles storing glutamate fuse with the cell membrane and release glutamate into the synapse. Once released, glutamate can bind with several types of receptors, including postsynaptic ionotropic and metabotropic receptors that are responsible for a range of downstream effects, including initiating rapid communication between neurons, releasing brain growth factors such as BDNF, and modulating synaptic plasticity. After its release, glutamate is cleared from the extracellular space through excitatory amino acid transporters, or EAATs, which are located primarily on the surface of glial cells. Once glutamate is inside the glial cell, it is converted to glutamine, which no longer possesses excitatory properties. Glutamine is then shuttled back into the presynaptic neuron to be recycled into glutamate. Dysfunctional glutamate signaling can negatively alter brain function. Alterations such as increased release of presynaptic glutamate, the direct release of glutamate from glial cells, or an impaired ability to clear glutamate from the extracellular space can lead to excessive excitation of glutamate receptors. Too much glutamate receptor excitation can have neurotoxic effects and is implicated in various diseases, including ataxias, ALS, neurocognitive diseases including Alzheimer's disease, and neuropsychiatric disorders including mood and anxiety disorders. Biohaven Pharmaceuticals is developing the investigational agent trigriluzole as a novel neuroprotective agent to modulate glutamate neurotransmission. Trigriluzole has unique properties to enhance oral bioavailability and ensure therapeutic concentrations of its active metabolite. In part, this is mediated by the PEP-T1 solute carrier that facilitates intestinal absorption of peptides and peptide-containing molecules like trigriluzole. Trigriluzole increases the expression and function of EAATs on glial cells, which facilitates the clearance of glutamate.
Trigriluzole also affects glutamate signaling by modulating ion channels, which blocks presynaptic release of glutamate. Additionally, trigriluzole may also exert intracellular effects, which could lead to a restoration of neuronal metabolism. The combined effects of trigriluzole are expected to reduce the neurotoxicity associated with excessive glutamatergic excitation, which is implicated in many disorders involving the central nervous system.